Hello guys, I am going to start a new topic. This is an insurance topic. Meaning of insurance. Insurance is a contract under which one party insurance company agrees in return of a consideration insurance premium to pay an agreed sum of money to another party insured to make good for a loss, damage or injury to something of value in which the insured has financial interest as a result of some uncertain इवेंट। देखिए, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक कस्टमर यानी कि जो कि इंश्योर्ड जिसको कहते हैं और इंश्योरर यानी कि जो एग्रीमेंट बनाएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं जो कि ये मतलब इंश्योरेंस करता होगा कस्टमर का। तो इसमें ये फायदा होता है, देखिए कस्टमर इसको अपने इंटरेस्ट के लिए करवाते हैं। कुछ कस्टमर जो होते हैं वो अनसर्टेन इवेंट के लिए करवाते हैं, यानी कि अगर मतलब कोई भी मतलब फ्यूचर में कोई भी उनकी कंपनी किसी फायर की वजह से डैमेज हो गई या फिर किसी और रीजन की वजह से डैमेज हुई, तो उसके लिए वो जो प्रीमियम पे किए रहेंगे तो वो प्रीमियम उनको फुलफिल किया जाएगा ताकि वो अपने उस लॉस को फुलफिल कर सके और उसका एक मतलब उस प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा उनको, बस वो लॉस को रिकवर करके अपने एक मतलब एक ऐसे लेवल पे आ जाए जिससे वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। तो ये जो देखिए, ये ऐसे नहीं कि मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा पे करेगी। पहले आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाया रहेगा जो कस्टमर, वो पहले प्रीमियम पे करेगा। तो उसके बाद से अगर उनकी 5,000 की, अगर मान लीजिए 5,000 की वो इंश्योरेंस कंपनी अपना करवाती है, मतलब इंश्योर्ड पर्सन जो है वो 5,000 का अपना इंश्योरेंस करवाता है, तो उसको अगर वो मतलब अनसर्टेन कोई भी इवेंट हो रहा है या फिर इंटरेस्ट को मिल रहा है, तो अगर मान लीजिए अनसर्टेन इवेंट हो रहा है तो अगर उसका लॉस 5,000 का ही हुआ है तो अगर वो पूरा प्रीमियम मतलब पे किया रहेगा तभी उसको 5,000 मिलेगी, अदरवाइज उसको 5,000 में जितना किया रहेगा उतना मिलेगा। और अगर वो 5,000 करवाया है और उसका लॉस जो है 3,000 का हुआ है तो उसको 3,000 ही पे किया जाएगा, उसको 5,000 नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका लॉस तो 3,000 का हुआ है। और वो लॉस जो हुआ है वो मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाई है क्योंकि अगर कोई भी इनकी कंपनी में किसी भी कारण से कोई लॉस होता है तो उसके लिए बनाई है। तो इस वजह से जितना लॉस होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस वही होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन जो होते हैं वो उसमें क्या नाम है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एग्रीमेंट बनता है जिसमें इंश्योर पर्सन जो होता है उसका लॉस फुलफिल करने के लिए बनाया था। कुछ लोग इंटरेस्ट के लिए भी बनवाते हैं कि इंटरेस्ट मिलेगा उन लोगों को। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, दिस प्रिंसिपल आर utmost good faith. Insurance contracts are based upon mutual trust and confidence between the insurer and the insured। यानी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे बनता है कि एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट होना चाहिए कि मतलब अगर ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस कंपनी को देखिए इंश्योरेंस कंपनी तो कभी अपना घाटा कराएगी नहीं, तो दोनों का मतलब एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए कि मतलब अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा, कोई भी एग्रीमेंट बनता अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो वो ट्रस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो उसी तरह एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए ताकि वो कोई भी अगर लॉस हो रहा है तो उससे वो मिले। अगर मतलब इंश्योरर को चाहिए कि अगर मेरा लॉस हो तो मतलब पैसा जो मैं पे कर रहा हूँ वो डूबे ना, और इंश्योरर को चाहिए कि जो कंपनी अगर मैं ये एग्रीमेंट बनाया हूँ तो उस बेसिस से उसको फुलफिल लोग करे। तो अटमोस्ट गुड फेथ यही होता है कि
It is the condition of every insurance contract that both the parties, insurer and the insured, must disclose every material fact and information related to insurance contract to each other. यानी कि अगर कोई भी इंश्योरर, देखिए कोई भी इंश्योर्ड पर्सन जो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा है तो उससे अगर जिससे मान लीजिएगा फायर से बनवा रहा है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस बनवा रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी मतलब इंफॉर्मेशन रहेगा वो इंश्योरर को मिलना चाहिए। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में वो इंफॉर्मेशन ना लिखा रहे और वो उसके वजह से उसका वो लॉस हो रहा है या फिर उसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस करवाए तो उसका डेथ हो रहा है तो उसमें जो है क्या नाम है जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका लॉस तो हुआ। तो लॉस जब हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी उनको पे नहीं करेगी अगर वो इंफॉर्मेशन वो दिए नहीं और वो एग्रीमेंट में लिखा नहीं गया है। अगर एग्रीमेंट में वो इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उनको पे करेगी, अदरवाइज वो पे नहीं करेंगी उनको बैलेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, it means some pecuniary interest in the subject matter of insurance contract. The insured must have insurable interest in the subject matter of insurance so that life or property insured, the insured will have to incur loss due to this damage and the insured will be benefited. Its full security is being provided. A businessman has insurable interest in his house, stock, his own life and that of his wife, children, etc. देखिए अगर कोई भी पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है तो कुछ मतलब एक इंटरेस्ट के लिए ही करवा रहा है। तो अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए करवाया तो उसमें भी उसका इंटरेस्ट है कि अगर मान लीजिए कोई इतना तो अमाउंट कोई बहुत कम ही लोग मतलब उतना अमाउंट रखते हैं कि ये मतलब उसकी मतलब मंथ तक उनका काम वो अमाउंट मतलब उस अमाउंट से उनका काम हो जाए। हाँ, लेकिन बहुत लोग इंश्योरेंस इस वजह से कराते हैं कि अगर वो अमाउंट जो है अगर वो पे कर रहे हैं मतलब प्रीमियम उनको दे रहे हैं इंश्योरर को तो उसमें जो इंटरेस्ट उनको मिलेगा यानी कि अगर कोई भी लॉस होता है तो उसमें अगर उनको मिलेगा तो उससे ये रहेगा फायदा कि उनको जो लॉस फुलफिल करने के लिए उनको अलग से पैसा किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा या फिर अपने पास से नहीं लगाना पड़ेगा। जो वो प्रीमियम दिए रहेंगे उसी से उनका लॉस वो जो रहेगा वो फुलफिल होगा। तो वो ये सब एक तरह का इंटरेस्ट सब लोग जो होते हैं वो एक इंटरेस्ट के लिए ही अपना इंश्योरेंस करवाते हैं। इंडिमनिटी, principle of indemnity applies to all contracts except the contract of life insurance because discrimination regarding loss of life cannot be made. The objective of contract of insurance is to compensate to the insured for the actual loss he has incurred. This contract provides security for loss and no profit can be made out of this contract. इस कॉन्ट्रैक्ट में वही होता है कि अगर जितने का लॉस हुआ रहेगा उतना ही उनको पे किया जाएगा, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। तो इंडिमनिटी में यही होता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है इसमें नहीं होता है, यानी कि लाइफ में कोई भी लॉस नहीं होता है, लॉस होता है लेकिन इसमें ये इंडिमनिटी जो है जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी है वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आता है। ये जो प्रिंसिपल है इसमें यही बताया जाता है कि जितने का लॉस होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर मैं वही बताई थी आपको, अगर 5,000 का लॉस हुआ है तो आपको 5,000 मिलेगा, लेकिन अगर आप पूरा प्रीमियम 5,000 किए रहेंगे तो, लेकिन अगर आप 3,000 का लॉस हो रहा है और आप 5,000 प्रीमियम पे कर चुके हैं तो आपको 3,000 ही मिलेगा, 3,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। Proximate cause. The insurance company will compensate for the loss incurred by the insured due to reason mentioned in the insurance policy, but if losses are incurred due to reason not mentioned in insurance policy, then principle of proximate cause or the nearest causes is followed. यानी कि अगर मान लीजिए आपका इंश्योरेंस करवाया गया है, फायर इंश्योरेंस करवाया गया है
और आपका हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से आपका लॉस हुआ है, या फिर आपका फायर इंश्योरेंस कराया गया है किसी और इंश्योरेंस की वजह से, मतलब किसी और रीजन की वजह से आपका मतलब किसी और रीजन की वजह से आपका लॉस हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, तो आपको उसके लिए पैसा पे कंपनसेट नहीं किया जाएगा, यानी कि पैसा नहीं पे किया जाएगा इंश्योरेंस के द्वारा, तो उसी को हम लोग प्रॉक्सिमेट कॉस्ट कहते हैं। यानी कि हर इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट में वो इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट में होना चाहिए। अदरवाइज अगर लेकिन हाँ, अगर वो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है और उसमें अगर मतलब मान लीजिए तुरंत पता चला कि ये बीमारी है और उसको वजह से डेथ हो गया, तो उसमें ये होगा तब उसमें आपको पैसा पे किया जाएगा, क्योंकि वो सडनली आया था, उसे उस इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, वो उससे मिल सकता है क्योंकि वो सडनली था इस वजह से। अगर वो मतलब हमें पहले से चलता आ रहा है और उसकी वजह से अगर आपकी इंफॉर्मेशन वो नहीं दिया है और उसकी वजह से अगर आपका मतलब किसी का डेथ होता है, तो उसके लिए आपको कंपनसेट नहीं किया जाएगा। Subrogation. This principle applies to all insurance contracts which are contracts of indemnity. As per this principle, when any insurance company compensates the insured for loss of any of his property, then all rights related to that property ऑटोमेटिकली गेट्स ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि अगर मान लीजिए फायर इंश्योरेंस की वजह से आपकी कंपनी जल गई, उसमें भी मान लीजिए कोई लोहा वहां होता है जो कि बच जाता, लोहा तो जलेगा नहीं, तो अगर लोहा बच जा रहा है तो उसमें अगर लोहा बचने की वजह से आप उसको बाद में चाहे तो उसको बेच सकते हैं, तो वो अगर आप उसको अगर आप इंश्योरेंस कंपनी पैसा पे कर चुकी है उस लॉस के लिए, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, यानी कि सेल नहीं कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को आप वैसे अपना यूज कर सकते हैं बट उसको सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस सब्रोगेशन में यही कहा जाता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी उस चीजों के लिए पे कर चुकी है तो आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं, उसको अपने यूज में लगा सकते हैं, लेकिन अगर यूज हो रहा है तो यूज में कर सकते हैं, लेकिन उसको आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो उसी को प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं। Contribution. According to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the same risk, then all the insurers will contribute the amount of loss in proportion to the amount assured by each of them and compensate for the actual amount of loss, because he has no right to recover more than the full amount of his actual loss. कंट्रीब्यूशन में ये होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस का करवा रहे हैं तो फायर इंश्योरेंस से क्या करेंगे, एक कंपनी में करवा रहे हैं, फिर दूसरी कंपनी में करवा रहे हैं फायर इंश्योरेंस के लिए ही, उसी सेम कंपनी के लिए, फिर उसके तीसरे कंपनी में करवा रहे हैं। तो इसमें ये नहीं है कि मतलब अगर उनका लॉस होता है तो हर कंपनी उनको मतलब फुल पेमेंट उतना करेगी जितना का लॉस हुआ है। इसमें ये होगा कि कंपनी जो रहेगी वो कंट्रीब्यूट, यानी कि तीनों कंपनी अगर मान 3 जगह करवा रहे हैं तो तीनों कंपनी इनको क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करके जितना का लॉस हुआ है उतना ही उनको पे किया जाएगा, ना कि उस जितना का लॉस हुआ है मतलब तीनों कंपनी मिलकर उतना करेगी। ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी वो जितना का लॉस हुआ उतना उतना देगी, जितना का मतलब तीनों कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब एक मतलब उन तीनों लोग मिलेंगे और उसका से थोड़ा थोड़ा प्रीमियम जितना रहेगा फुल करके उनको लॉस जितना हुआ रहेगा उतना पे किया जाएगा। Mitigation. According to this principle, the insured must take reasonable steps to minimize the loss or damage to the insured property, otherwise the claim from the insurance company may be lost. अगर देखिए, अगर उस लॉस को इंश्योर्ड पर्सन जो है
अगर उसको मिनिमाइज कर सकता है तो वो करे। अगर वो नहीं करेगा और अगर इंश्योरेंस कंपनी को किधर से भी पता चला कि वो मिनिमाइज किया जा सकता था लॉस, तो और वो इन्होंने नहीं किया, तो उसके लिए उनको एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अदरवाइज अगर वो मिनिमाइज नहीं करने लायक है और अगर वो वहाँ पे है तो उनको उसके लिए प्रीमियम मतलब कंसिडरेशन दिया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। बट अगर वो मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं और उनके हित में है कि वो मिनिमाइज कर सकते हैं तो उसके लिए उनको पे नहीं किया जाएगा। उसी को हम लोग मिटिगेशन कहते हैं। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के 3 टाइप्स हैं, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। Concept of life insurance. Under life insurance, the amount of insurance is paid on the maturity of policy or date of policy holder, whichever is earlier. If the policy holder survives till maturity, he enjoys the amount of insurance. If he dies before maturity, then the insurance claim help in maintenance of his family. The insurance company insure the life of a person in exchange for a premium, which may be paid in one lump sum or periodically, yearly, half yearly, quarterly और monthly। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में यही होता है, अगर इंश्योर्ड पर्सन जो है लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए कराया है तो उसको अगर वो मतलब एक एज के पहले ही वो उसका डेथ हो जाता है, जिसमें जैसे मैच्योरिटी के पहले ही अगर उसका डेथ हो जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस में यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लोग बनाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उनकी मैच्योरिटी के मतलब इंश्योर्ड के मैच्योरिटी के पहले उनका डेथ हो गया या फिर उनको कोई बीमारी चल रही है जो इंफॉर्मेशन मतलब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से उनको कंपनसेट किया जाएगा, यानी कि प्रीमियम दिया जाएगा पैसा अगर वो पे किए हैं तो। अदरवाइज अगर पे नहीं किए हैं तो उनको नहीं दिया जाएगा। Types of life insurance policies. Whole life policy. Under this policy, the sum insured is not payable earlier than death of the insured. देखिए, इस पॉलिसी में अगर इंश्योर्ड जो है वो पेबल नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए उनका डेथ हो गया, मतलब इसमें ये होता है अंडर दिस पॉलिसी द सम इंश्योर्ड इज नॉट पेबल earlier than death of the insured, the sum becomes payable to the heir of the deceased। यानी कि इसमें देखिए वो पे तभी करेंगे जब उनका मतलब डेथ होने से पहले, मतलब जिस समय उनका डेथ नहीं होना चाहिए उसके पहले हुआ तो। अदरवाइज वो पे नहीं किया जाएगा अगर वो अपने जैसे कि एक नेचुरल डेथ की वजह से अगर मरते हैं तो उनको वो पे नहीं किया जाएगा। अगर वो नेचुरल डेथ की वजह से नहीं मरते हैं तो उनको पे किया जाएगा। Endowment life insurance policy. Under this policy, the insurer undertakes to pay the assured to his heirs or nominees a specified sum on the attainment of a particular age or on his death when whichever is earlier। यानी कि इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में यही होता है कि उनको देखिए अगर वो मर जाते हैं, मतलब जो भी है जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, अगर उनका डेथ हो जाता है तो उनको जो मतलब उनकी जो नॉमिनीज में वो डाले होंगे उनको पैसा मिलेगा। अगर उनको मिलता है तो उसकी जगह उनको पैसा मिलेगा, क्योंकि उनका डेथ हो गया है तो नॉमिनीज में वो किसी न किसी का तो नाम तो डाले ही होंगे तो उनको पे किया जाएगा। ना कि जो जिसका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसके अगर बच्चे का नाम नहीं डाले जाएंगे और बीवी का नाम डाले तभी उनको मिलेगा, बीवी को ही मिलेगा। अगर अपनी बीवी का नाम नहीं डाल के बच्चे का डाल रहा है तो बच्चे को मिलेगा, लेकिन अगर वो नॉमिनीज में किसी का नाम नहीं डाले हैं तो उनकी वाइफ को दिया जाएगा, अदरवाइज किसी को नहीं दिया जाएगा पैसा।
Joint life policy. It involves the insurance of two or more lives simultaneously. The policy money is payable on the death of any one olive assured, and the assured sum which will be payable to the survivor or survivor. यानी कि देखिए इसमें ये भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो मतलब एक से मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बनता है, यानी कि एक से ज्यादा लोग का रहता है, जिसमें कि अगर एक पर्सन का मतलब डेथ हो जाता है जो कि मतलब उसकी वजह से ये पूरी उसकी हाउस की मतलब इसी चलती है, तो वो पर्सन की जगह उनको पे किया जाएगा पैसा, मतलब उनकी फैमिली को पैसा दिया जाएगा ताकि उनका जैसे खर्चा जैसे वो ऐसा नहीं कि मतलब ज्यादा दिया जाएगा, मतलब एक खर्चे के हिसाब से उनको पे किया जाएगा पैसा, हर महीने या फिर हर साल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो उसी हिसाब से किया जाएगा। एन्युटी पॉलिसी. दिस पॉलिसी इज वन अंडर विच अमाउंट इज पेबल इन मंथली. इसमें जो होता है इस पॉलिसी में उसमें अमाउंट जो होता है मंथली और क्वार्टरली या हाफ ईयरली और एनुअली इंस्टॉलमेंट में एश्योर्ड सर्टेन एज, मतलब सर्टेन एज में जब एश्योर्ड होते हैं तो उसमें दिया जाता है उन लोग को। दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रीफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर सर्टेन एज, मतलब जिसकी रेगुलर इनकम होती है एक सर्टेन एज पे तो उसी को ये पे किया जाता है। Children endowment policy. This policy is taken for the purpose of education of children or to meet marriage expenses. The insurer agrees to pay assured sum when the child attains a certain age. देखिए ये एक होता है एक चिल्ड्रन के लिए भी इंश्योरेंस बनता है जिसमें कि एक एजुकेशन के लिए होता है, एक मैरिज के लिए होता है। तो होता है कि अगर जब इसको जैसे अगर लड़की रहे या लड़का रहे, अगर जब उसका मैरिज होगा तो उनको पैसा पे किया जाएगा। और एक होता है कि एजुकेशन के लिए जब वो मतलब हायर उनको डिग्री लेने के लिए जब ज्यादा पैसा लगेगा तो वहाँ उनको पे किया जाएगा उनकी एजुकेशन के लिए। फायर इंश्योरेंस. इट प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट लॉस फ्रॉम फायर. इसको ये प्रोवाइड किया जाता है जब मतलब फायर की वजह से अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए। इफ प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड गेट डैमेज ड्यू टू प्रॉपर्टी एज कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इफ नो सच इवेंट हैपेंस देन नो क्लेम शैल बी गिवन. यानी कि ये देखिए ये कंपनी करवाती है, अक्सर तो कंपनी ही करवाती है कि मतलब अगर कोई भी फायर की वजह से उसका लॉस हुआ है तो उसको फुलफिल करने के लिए, और ये क्लेम अगर मतलब अगर फायर से नहीं रिलेटेड है तो ये क्लेम को माना नहीं जाएगा, अगर वो फायर से रिलेटेड है तभी इस क्लेम को माना जाएगा। इसमें फीचर्स ये होते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव ये होते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का मतलब ये प्रॉपर्टी होती है। ऑटमोस्ट गुड फेथ इसमें होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर होता है, सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉज प्रोक्सिमा होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन ईयर, इट जनरली comes to an end at the expiry of the year and may be renewed. यानी कि इसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो होती है या तो एक्सपायरी के बाद मिलती है, नहीं तो अगर उनका लॉस हुआ है तो मिलेगी, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ड्यूरिंग सी वेज। देखिए सी से अगर कोई रिलेटेड कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए मरीन इंश्योरेंस के लिए दिया जाएगा। The businessman can get his ship insured by paying the premium fixed by the insurance company. The functional principle of marine insurance are the same as the general principle of insurance. यानी कि मरीन इंश्योरेंस से यही होता है कि अगर सी से रिलेटेड कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए पे किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा अगर सी से रिलेटेड नहीं होता। तो ये बिजनेसमैन इसलिए कराते हैं ताकि उनको एक प्रीमियम वो लोग मतलब देते हैं और इंश्योरेंस और अपनी शिप का भी लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। अदर इंश्योरेंस में आता है हेल्थ इंश्योरेंस।
With a lot of awareness today, health insurance has gained a lot of popularity. General insurance companies provide special health insurance policies such as the Mediclaim for the general public. The insurance company charges a nominal premium every year and in return undertakes to provide up to stipulated amount for the treatment of certain disease such as the heart problems, cancer, etc. देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में ये होती है कि इंश्योर्ड पर्सन जो रहता है वो अपना इंश्योरेंस कराता है ताकि अगर लाइफ में उसको कोई बड़ी बीमारी या फिर ऐसी बीमारी होती है जिससे वो मतलब कोई ऐसी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि रिलेटेड कुछ होता है जो बड़ी बीमारी जो कि लॉन्ग टर्म तक चल सकती है, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी रहेगा वो कुछ कंपनसेट करेगा इनके लिए और कुछ पैसा पे करेगा इनके डिजीज के लिए। लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट में है तो कि अगर इनको ये डिजीज है और ये डिजीज की वजह से इनकी दवा चल रही है लंबे समय से तो तब वो पे करेगा और ये प्रीमियम हर ईयर के लिए पे किया जाता है, ईयरली इनको पे किया जाता है इस प्रीमियम को। Communication in this fast-moving and competitive world, it is essential to have advanced technology for quick exchange of information with the help of electronic media। देखिए ये कम्युनिकेशन में ये बताया गया है कि फास्ट मूविंग कम्पिटिटिव यानी कि वर्ल्ड जो है मतलब बहुत तेज मतलब ग्रोथ कर रही है, मतलब वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत तेज ग्रोथ कर रही है और कुछ मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस भी आ रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज किया जा रहा है। इट इज एन इम्पोर्टेंट सर्विस दैट हेल्प इन स्टेबलाइजिंग लिंक्स बिटवीन बिजनेसमैन। और ये इम्पोर्टेंट सर्विस है कि जिसमें कुछ भी स्टेबलाइज करने के लिए या फिर कुछ भी कम्युनिकेशन करने के लिए बिजनेसमैन हुए चाहे कोई भी हुआ इसके लिए इसका यूज किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, कस्टमर एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। इट एजुकेट्स people widen their knowledge and broaden their outlook। इसको एजुकेट किया जा रहा है पीपल को नॉलेज को बढ़ाने के लिए, broaden बढ़ाने की मतलब ताकि टेक्नोलॉजी के बारे में टेक्नोलॉजी दिन पे दिन एडवांस होती जा रही है। इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पीपल, businessmen, institution and does its help in smooth running of business activities। और देखिए अगर इस कंट्री में तो दूसरी कंट्री में आप बात कर सकते हैं, ये तो हो ही गया है। तो इसमें ये रहता है टाइम का बचत, फिर आने जाने का बचत, यानी कि ये सब जो बचत है इसकी वजह से बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट ग्रोथ कर रही है बिजनेस में, यानी कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और बिजनेस मैन को मतलब बिजनेस जो है स्मूथली चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं जल्दी आ रही है। तो ये सब मतलब प्रॉब्लम को वो कैंसिल कर रहा है कम्युनिकेशन और ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। द मेन सर्विस कैन बी क्लासिफाइड इनटू पोस्टल एंड टेलीकॉम। पोस्टल सर्विसेज, दिस सर्विस इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेस टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स। ये हर बिजनेस को दिया गया है ताकि वो सेंड करें और रिसीव करें लेटर्स को। मार्केट रिपोर्ट, पार्सल, मनी ऑर्डर एक्सेट्रा ऑन रेगुलर, यानी कि रेगुलर ये रिसीव करें और उसको मतलब सेंड करें। ये सब जो पार्सल है, मनी ऑर्डर, रिपोर्ट्स, मार्केट रिपोर्ट्स, ये सब चीजें। ऑल दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट एंड टेलीग्राफ। और ये सब सर्विसेज जो है टेलीग्राफ और पोस्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई हैं ऑफिसेज को स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। द पोस्टल डिपार्टमेंट परफॉर्म द फॉलोइंग सर्विसेज। पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो परफॉर्म कर रही है कुछ सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज, दे प्रोवाइड पोस्टल बैंकिंग फैसिलिटीज, जो कि पोस्टल बैंकिंग फैसिलिटीज ये सर्विस प्रोवाइड करवा रही है टू द जनरल पब्लिक एंड मोबिलाइज देयर सेविंग थ्रू द फॉलोइंग सेविंग स्कीम लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटी। यानी कि ये कंपनी जो है इन सब चीजों को प्रोवाइड करवा रही है पब्लिक को, एक जनरल पब्लिक को भी प्रोवाइड करा रही है
ताकि जो वो लोग मोबिलाइज कर, यानी कि एक दूसरे मतलब एक जगह दूसरी जगह ना जाए, वो बैठे बैठे अपना टाइम सेविंग करके अपना वो ट्रांसफर या फिर जो भी करना है रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मेल सर्विसेज। द मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस include transmission of message through postcards, inland letters, envelopes, etc. The various mail services are. मेल सर्विसेज में यही होता है, उनको मेल सर्विसेज में उनको ऑफर करवाया जा रहा है पोस्ट ऑफिस को, और इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ताकि वो पोस्ट कार्ड के थ्रू, इनलैंड लेटर, इनवलप एक्सेट्रा के थ्रू वो अपना जो मैसेज है वो सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। The various mail services are UPC under postal certificate. When ordinary letters are posted, the post office does not issue any receipt. यानी कि अगर ऑर्डिनरी लेटर जो है वो पोस्ट किया जा रहा है पोस्ट ऑफिस में और किसी भी इश्यू को, मतलब कोई भी इश्यू नहीं आ रही है कोई रिसिप्ट में, however if a sender want to have proof, then a certificate can be obtained from the post office on payment of prescribed fee. यानी कि एक मतलब अगर मान लीजिए आपको उसमें कुछ प्रूफ चाहिए कि मतलब मेरा सेल किया गया है कि नहीं किया गया है, फिर या मेरा कहीं वो गायब ना हो जाए, उसके लिए आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं प्रूफ के तौर पे, ताकि अगर बाई चांस वो गायब हो गया तो आप उसके लिए क्लेम कर सकें। दिस पेपर नाउ सर्व एज एविडेंस ऑफ पोस्टिंग द लेटर। ये एक एविडेंस के तौर पे आप लोग को दिया जाता है, ताकि अगर उससे अगर वो गायब होता है या फिर एक प्रूफ के तौर पे कि मतलब गायब होता है या फिर सेंड हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब के बारे में जानकारी लेने के लिए आप लोग को दिया जाता है। रजिस्टर्ड पोस्ट। Sometimes we want to ensure that our mail is definitely delivered to the address. यानी कि sometimes we want ensure, यानी कि our mail मतलब डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है एड्रेसेस पे, अदरवाइज इट शुड कम बैक टू अस। अगर वो एड्रेस पे नहीं गया है या फिर किसी रीजन से उस एड्रेस पे गया भी है, अगर वहाँ पे लोग नहीं मिले तो नहीं अगर पोस्ट किया गया है तो वो बैक आ जाता है। इन सच सिचुएशन द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स रजिस्टर्ड पोस्ट फैसिलिटी विच सर्व एज अ प्रूफ दैट ईमेल हैज बीन पोस्ट। यानी कि अगर पोस्ट हो जाएगा तो वो एक मेल आ जाता है आपके फोन पे या फिर एज अ पोस्ट ऑफिस पे, अगर आप चेक करने जाते हैं तो उस पर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हाँ ये पोस्ट हो गया है। अगर पोस्ट नहीं हुआ है तो बैक आ जाएगा। Parcel. Transmission of articles from one place to another in the form of parcel is known as parcel post. Postal charges vary according to the weight of the parcel. देखिए ये पार्सल जो होता है वो एक आर्टिकल के मतलब जो भी आप पार्सल कोई सामान कराता है, कोई कुछ कराता है, यानी कि गुड्स हो सकते हैं, कोई लेटर हो सकते हैं, तो वो लोग पार्सल कराते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसी को हम लोग पार्सल कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग मतलब ये चार्जेस इस पे लगते हैं, ये मतलब अगर अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द पार्सल, मतलब पार्सल का वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग ये मतलब पैसा मतलब वहाँ पे चार्जेस लिया जाता है। Allied postal services. Greetings post. Greetings can be sent through post office to people at a different place. Media post corporates can advertise their brands through postcards, envelopes, etc. Thank you guys. So the lecture is finished. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.